एनसीआर में प्रदूषण का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। इस बीच जिन गतिविधियों को रोक दिया गया था उन्हें अब शुरू किया जा रहा है। कल से कक्षा 6 से आगे के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामलों के बाद कुल 20 मरीज हुए। वहीं 4.5 महीने बाद एक दिन में मिले कोरोना के 85 मरीज। तीसरी लहर की जताई जा रही आशंका। ओमिक्रॉन पर कितनी असरदार है वैक्सीन? वैक्सीन कमेटी के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी ने विस्तार से बताया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की दी सलाह। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अलर्ट पर हॉस्पिटल। अंबेडकर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए खास इंतजाम। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग कर महिला को 150 मीटर तक घसीटा। लोगों ने मदद कर बचाई जान। सीसीटीवी में कैद विचलित करने वाली तस्वीरें। दिल्ली पुलिस ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 15 दिनों के कार्यक्रमों का आयोजन। ओमिक्रॉन का संक्रमण जहां बढ़ रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। कई महीनों बाद 85 केस सामने आए हैं। वीरवार को आए इतने अधिक केसों के साथ संक्रमण दर भी 0.15 हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में 4.5 महीने बाद एक दिन के अंदर कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, गुरुवार को 4.5 महीने बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर 0.15% दर्ज हुई, जो 1 अगस्त के बाद पहली बार दिल्ली में इतनी संख्या में नए मरीज और संक्रमण दर है। एक बार फिर तेजी से दिल्ली में कोविड एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में 1 अगस्त को 72,447 सैंपल्स की जांच की गई थी। उसमें से 85 नए मामले सामने आए थे। उस समय संक्रमण दर 0.12% मिली थी, लेकिन गुरुवार को मात्र 56,027 सैंपल की जांच की गई और इसमें से 85 नए मरीज मिले। संक्रमण दर 0.15% रही। इस स्तर पर कोविड का इजाफा होना चिंता की बात है। एक दिन पहले 15 दिसंबर को दिल्ली में 57 नए मरीज और संक्रमण दर 0.10% दर्ज की गई। एक दिन बाद ही इतना बड़ा इजाफा होना चिंताजनक है। वहीं आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में गुरुवार को ओमिक्रॉन के कुल 14 नए मामले सामने आए। इस वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 87 पहुंच गई। गुरुवार को कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली और तेलंगाना में 4 और गुजरात में एक नया मामला सामने आया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक ओमिक्रॉन के 10 मामले सामने आए हैं और उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच अब रोकथाम को लेकर भी तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं। चिकित्सकों को इस बात की चिंता है कि वर्तमान में जो वैक्सीन कोरोना के लिए दी जा रही है, क्या वह ओमिक्रॉन पे भी कारगर है या नहीं। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि लगातार वैक्सीन जो है बड़े स्तर पर लगाई जा रही है। अगर विदेशों की बात करें, विदेशों में भी लगातार वैक्सीन को लेकर टारगेट पूरा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ओमिक्रॉन वायरस आता है और उसको लेकर वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और वैक्सीन कमेटी के सदस्य समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, लगातार जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर हमारे देश में भी टारगेट पूरा किया जा रहा है, लगातार रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अगर विदेशों की बात करें, वहाँ पे भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जो वायरस आया है, इसको लेकर जो वैक्सीन है कितनी कारगर साबित होती है? जी बिल्कुल, देखिए अब सबके मन में यही प्रश्न आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले डेल्टा के टाइम में जब सेकंड वेव आई थी, उस टाइम हम सब लोग वैक्सीनेटेड, बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। पर अब सब लोगों का ये एक सवाल उठता है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो क्या जो अब नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, तो इससे उतना ही खतरा है? देखिए, समझने
करने वाली बात यह है कि हमें विदेशों से ये सीख लेनी ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं, अगर हम यूके का ही एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर अभी भी कितने 78,000 के करीब केसेस चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइक है। ये सब वहाँ पर अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन से, डेथ रेट से या बीमारी की गंभीरता से सुरक्षा देती है, पर वो आपको संक्रमण से नहीं रोकती है। वो आपको संक्रमित फिर भी आप हो सकते हैं। तो वही सेम ओमिक्रॉन के साथ भी है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड भी है तो संक्रमण आपको ज़रूर हो सकता है। इवन जो अभी भारत के अंदर भी ये मामले देखे गए हैं ओमिक्रॉन के, इसमें लोग वैक्सीनेटेड रहे हैं, पर हाँ, ये अभी तक डेटा सामने आया है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों में बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है। लेकिन कुछ लोगों ने फर्स्ट डोज जो है उसको लेकर लगवाई है, लेकिन सेकंड डोज जो है वो अभी नहीं लगवा पा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनको खतरा है ओमिक्रॉन का? हाँ, देखिए, इसमें ऐसे समझने की ज़रूरत है कि एक संख्या है काफ़ी ऐसी जो कि अभी अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने कोई भी डोज नहीं ली है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं बट सेकंड डोज उन्होंने नहीं ली है। देखिए, सेकंड डोज एक तो वो कैटेगरी है जिनका समय अभी होने वाला है, तो अपने समय पे लगा लेंगे, पर जिनका हो चुका है और उन्होंने नहीं लगाई है, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो है सेकेंड डोज ले लें, क्योंकि जब हम बात करते हैं फुली वैक्सीनेशन की तो उसमें सेकेंड डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। और जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए ज़्यादा जो है खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का और बीमारी की गंभीरता का खतरा हमेशा बना रहता है। इवन यूके के अंदर भी हमने देखा है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उन लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। लेकिन सर, बहुत लोगों को भ्रम भी है कि हमने दोनों जो डोज है वो ले ली है, इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे वैक्सीन आपको लेने के बाद भी ट्रांसमिशन का खतरा हमेशा बना रहता है, और दूसरा ये भी आप देखिए कि आप उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं चाहे आप वैक्सीनेटेड भी हों। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो एल्डरली हैं, बुजुर्ग और कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी वैसे लो हैं, तो उनको हम इन्फेक्शन दे सकते हैं। बच्चों की पॉपुलेशन की बात करें, भारत में लगभग अभी भी 40-44 करोड़ के करीब 18 साल तक के बच्चे हैं जिनके लिए अभी वैक्सीन शुरू नहीं हुई है लगना, तो वो भी वनरेबल है, आप उनको भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी जब तक हमारे पास, अब जैसे नया आपका वेरिएंट भी आ गया है और अभी फेस्टिव सीजन्स भी आ रहे हैं, आपके क्रिसमस और न्यू ईयर भी आ रहा है, तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जब 70 से अधिक कंट्रीज़ के अंदर ओमिक्रॉन इस तरह से स्प्रेड हुआ है, तो इस समय चाहे हम डबल वैक्सीनेटेड भी हों, क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन साउथ अफ्रीका और यूके में भी काफ़ी देखे जा रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है आप डबली वैक्सीनेटेड है फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें। इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी। अच्छा, बूस्टर की अगर बात करें, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गया वैक्सीन लगाई हुए, उनके लिए बूस्टर कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, बूस्टर के लिए हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमने फर्स्ट डोज ली, उसके बाद जब हम उस सेकंड डोज लेते हैं तो सेकंड डोज को भी हम बूस्टर ही कहते हैं। मतलब आप उस बूस्टर का मतलब होता है सेकंड डोज की हमारी जो जितनी हमें एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट है, सेकंड डोज के बाद उतना हमारा एंटीबॉडी टाइटर बढ़ जाता है। पर अब जो हम बात कर रहे हैं कि 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए हैं, एंटीबॉडीज़ लेवल कम आ जाता है। देखिए, एक एंटीबॉडी लेवल है जिसको हम मेजर कर लेते हैं लैब के अंदर, दूसरी हमारी इम्यूनिटी होती है टी सेल इम्यूनिटी, जिसको हम मेजर नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको जनवरी के अंदर वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया था और लगभग 10-11 महीने हो गए हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरे को देखते हुए और आगे थर्ड वेव की जिस तरह से बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको एक प्रोटेक्शन देना वैक्सीनेशन के थ्रू ज़रूरी है। तो जो बूस्टर है वो या तो हमारी जो पहले वाली वैक्सीन अभी हमें जो लगी है फर्स्ट सेकेंड डोज प्राइमरी वैक्सीन, उसी का एक शॉट, उसको हम एडिशनल डोज भी कह सकते हैं, या फिर हम बात करें कि हमारी वैक्सीन में कुछ बदलाव, जैसे कि नया वेरिएंट आया है जो इसके ऊपर भी पूरी तरह से कारगर हो। अभी हमारी वैक्सीन इस वेरिएंट के ऊपर कितना कारगर रहेगी, इसके लिए कुछ और डेटा सामने आना ज़रूरी है।
तो ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं और ये एक इंडिविजुअल लेवल पे अलग है कि हम बात कर रहे हैं कि इनिशियली हमें हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको, इसके अलावा हमारे जो कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं उनको ज़रूरी है, इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट्स को ज़रूरी है, और उसके बाद जैसे बच्चों की वैक्सीन आई हुई है उनको जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाए, उसके साथ साथ बूस्टर के लिए भी बाकी सब के लिए भी काम चलता रहे। अब सर आपने कहा है कि यूके को लेकर लगातार वैक्सीन को लेकर भी रिकॉर्ड वहाँ पर भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन जो है वहाँ पर लगातार फैला हुआ है। तो भारत को कितना डरने की आवश्यकता है, या भारत के रहने वाले लोगों को कितना डरने की आवश्यकता है? देखिए, इसमें डरना या पैनिक वाली बात तो हम कह रहे हैं कि नहीं, आपको है ना पैनिक नहीं होना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम बात कर रहे हैं कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी बाकी देशों के अंदर भी देखें, और जिस तरह से आपके ट्रैवल बैन और सब चीज़ें भी हो रही है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए, और जैसे इसके जो आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके लिए जो जितना भी डेटा आया उसमें बताया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस ज़्यादा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सतर्क रहना, और बहुत सारी चीज़ें अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है, अननोन है ना, और आगे ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है वो सब भी अभी हमारे पास उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो हमें पता है, जो इस वायरस के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है, वो है आपके वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम शुरू से बात कर रहे हैं। तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी तरह के वायरस के कैसे भी वेरिएंट से बचा सकता है। अभी मैं आज एक खबर भी सामने आई है कि एक बच्चे को कोविड हो गया है, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जो हैं वो पाए गए हैं। तो अब उसको लेकर, जैसे आपने बताया कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी अभी समय है, तो कब तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी? और अब जिस तरीके से बच्चे के अंदर ओमिक्रॉन की संक्रमण पाए गए हैं, तो अब उसके लिए क्या दवाई जो है उनको दी जाएगी? देखिए, हम बच्चों की बात करें तो जो पूरा ग्लोबली डेटा आया था, चाहे आप ये देखिए फर्स्ट वेव के अंदर या सेकेंड वेव के अंदर, अच्छी बात क्या रही कि बच्चों को बीमारी की गंभीरता नहीं हुई है। बच्चों को इन्फेक्शन ज़रूर रहा होगा। डेल्टा वेव के अंदर जब सेकेंड वेव आई थी उसमें हमने देखा कि बच्चे भी काफ़ी संक्रमित हुए थे, जब पूरा परिवार का परिवार संक्रमित हो रहा था, पर बच्चों के अंदर कोई भी बीमारी की गंभीरता या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखी गई है। इवन जब हमने सीरो सर्वे भी किया था उसमें भी पाया गया था कि काफ़ी सारे बच्चे इन्फेक्ट हो चुके थे ऑलरेडी और उनको पता भी नहीं लगा कब उनको इन्फेक्शन हुआ। तो फर्स्ट वेव में भी वो प्रोटेक्टेड रहे, सेकंड वेव में भी प्रोटेक्टेड रहे। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से साउथ अफ्रीका के अंदर भी बच्चे जिस तरह से इन्फेक्ट हुए, पर उनके अंदर भी कोई बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई, जो कि पॉजिटिव साइन है, अच्छे साइन है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से दोनों वेव के अंदर बच्चे सुरक्षित रहे हैं, तो ओमिक्रॉन भी उस तरह से इसकी गंभीरता नहीं देखी जा रही है बच्चों में। बच्चों के सराउंडिंग बस ज़रूरी है कि जिनके आसपास वाले हमारे अडल्ट पूरे एलिजिबल लोग हैं वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड रहेंगे, तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो कब तक सर संभावना है बच्चों की वैक्सीन को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों की वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर 2 वैक्सीन के ऊपर जो बच्चों के लिए काम चल रहा है, जिसके अंदर ज़ाइकोव-डी, जिसको ऑलरेडी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है, और इसके अलावा आपका DCGI ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, वो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, जो कि निडल-लेस वैक्सीन की जो बात हम कर रहे थे। तो वो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, उसकी डोजेस भी तैयार है। पहले सरकार का निर्देश है कि वो 7 राज्यों के अंदर जो है रोल आउट होगी, बट 7 राज्यों के अंदर भी पहले वो अडल्ट्स को दी जाएगी, ताकि उसकी प्रक्रिया एक बार ठीक तरीके से समझी जा सके, क्योंकि पहली इस तरह की वैक्सीन लॉन्च हो रही है जो कि जिसके अंदर की निडल नहीं है, तो एक स्पेशल टेक्निक से उस वैक्सीन को लगाया जाएगा। उसके बाद वो बच्चे जिनको कोई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, कोई कोमॉर्बिड के बच्चे हैं, उस तरह की एक लिस्ट जारी की जाएगी कि इन बच्चों को पहले दिया जाए। उसके बाद साथ ही साथ हमारी कोवैक्सीन जो है उसका भी DCGI का अप्रूवल होना है, वो 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होगी। तो ये सब सारी चीज़ें साथ साथ चलेगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ और अभी लैब स्टडीज़ भी शायद चल रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि ये नए वाले वेरिएंट के ऊपर भी कितनी कारगर है। ये सब चीज़ें भी चल रही है, पर अगले कुछ महीनों के अंदर मुझे लगता है ये भी पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगी।
अब जिस तरीके से नई वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन आया है, क्या लगता है कि जो सेकंड डोज है वैक्सीन की, क्या लोग जो पहले कम मात्रा में ले रहे थे अब उसकी जो स्पीड है वो पकड़ी हुई है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जो वैक्सीन कमेटी है उसके सदस्य भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा हमने सेकंड वेव के अंदर भी देखा था कि हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो बहुत धीमे चल रही थी जब हम मार्च की बात करें और अप्रैल के शुरुआती दिनों की बात करें। पर जैसे ही डेल्टा वेरिएंट आया और वेव आई, उसके बाद हमने देखा कि अचानक से जो वैक्सीनेशन बूथ थे, वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, उन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़, इवन उनको रजिस्ट्रेशन और नंबर भी लोगों को नहीं मिल रहा था, एकदम से आई। ऐसे ही हमें ओमिक्रॉन के बाद भी कुछ देखा कि जो ओमिक्रॉन की खबर से पहले की चीज़ें थी, तब थोड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव 1 करोड़ होने के बाद डिप होना शुरू हो गया था और लोगों को लगा कि अब तो कोविड चला गया है, तो वैक्सीनेशन के लिए वो नहीं आ रहे थे सामने। बहुत ही कम सारे वैक्सीनेशन सेंटर लगभग खाली ही रहते थे। बट अभी जैसे ओमिक्रॉन आया उसके बाद निश्चित तौर पर स्पीड बढ़ी और जैसे ही अभी एक कैंपेन भी लॉन्च हुई है जो हर घर दस्तक वाली वैक्सीन के लिए, उससे भी जो है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट अभी भी रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी कुछ काफ़ी जो है जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बट मैं समझता हूँ दिसंबर एंड तक अब हमारा जो टारगेट है अडल्ट पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का, सिंगल डोज एटलीस्ट अडल्ट पॉपुलेशन को सबको लग जाए, तो आई थिंक वो होने की संभावना है। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में तैयारियां और भी तेज कर दी गई हैं। अंबेडकर अस्पताल में भी काफी इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत और कई देशों में अलर्ट है। एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। उसी को देखते हुए साउथ दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में खास इंतजाम किए गए हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। आजकल हमारी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड का, उसको लेके थोड़ा सेंसिटिव है और उसके लिए काफ़ी डायरेक्शंस वगैरह आ रही हैं हमारे पास में और उसकी तैयारी की समीक्षा भी हो रही है। हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को बहुत अच्छे से टैकल किया है हमारे हॉस्पिटल ने, और हम थर्ड वेव अगर आती है ओमिक्रॉन की वजह से या किसी और की वजह से, तो हम उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी है। सर, जैसे कि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है 200 बेड्स, सर उसको लेके सर मरीजों के लिए आपने क्या इंतजाम कर रखे हैं हॉस्पिटल के अंदर? देखिए, आज की तारीख में तो हमारे पास में एक भी मरीज दाखिल नहीं है। 200 बेड का अरेंजमेंट हमने फिलहाल करके रखा हुआ है जो ऑपरेटिव बेड्स हैं। ठीक है सर। और 200 के 200 पलंग अभी हमारे खाली हैं, लेकिन हमारे पास वैसे जो 600 बेड का प्रोविज़न है। अगर हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम 600 बेड तक बढ़ा सकते हैं इमीडिएट। हमारा बेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और दवाइयाँ और इक्विपमेंट सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा राउंड द क्लॉक कैजुअल्टी चल रही है और फ्लू क्लिनिक हमारा चल रहा है। जो भी सस्पेक्टेड केस हैं वो आते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले करीब 3 महीने में हमारे पास शायद कोई एक आधा केस पॉजिटिव आया होगा फ्लू क्लिनिक में, बाकी सब केस नेगेटिव ही आए। बता दें कि एक बार फिर 4.5 महीने बाद दिल्ली में एक दिन के अंदर कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुवार को 4.5 महीने बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर दर्ज किया गया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में स्नेचरों और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शालीमार बाग का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिल दहलाने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। बदमाशों ने एक महिला से उसके मोबाइल छीनने का प्रयास किया और जब उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो वह उसे घसीटते हुए करीब 150 मीटर दूरी तक ले गए। लोगों ने महिला की जान बचाई और अस्पताल में भर्ती कराया। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार शाम स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात में बदमाश पीड़िता को 150 मीटर तक बाइक से घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना को लेकर सामने आए सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूटी पर सवार बदमाश महिला से मोबाइल स्नैच करते हैं और उसके बाद उसे घसीटते हुए कई मीटर तक ले जाते हैं। क्या मामला था पूरा, जरा संगीन से बताइए। हमारे सामने से वो लड़की को खींच के वहाँ से ले गए और लड़की बहुत दूर तक चली गई। कौन सी जगह से हुआ ये हादसा? ये फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर चौक से हुआ और वहाँ से सुपर मार्ट तक खींचते हुए ले गए वहाँ तक।
कितने बजे का वहाँ पे टाइम था? 6:30-7 बजे के आसपास का टाइम था। कितनी दूर तक लड़की को खींचा गया? कम से कम भी 500 मीटर दूरी तक खींचा गया लड़की को। उसके बाद क्या लड़की को फिर लोगों ने उठाया, वहाँ बिठाया, उसको सब देखा। बाकी अब वो ठीक है, बाकी पता लगेगा। उसके बाद पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस वगैरह फिर आई टाइम पे, सारा फिर देखा सेटअप, CCTV कैमरे की फुटेज ली उन्होंने। वीडियो में बाइक सवार बदमाश एक लड़की से मोबाइल छीनकर भागते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ पीड़िता भी उनके साथ सड़क पर घिसटती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने महिला की मदद कर उसकी जान बचाई। पीड़िता शालीमार बाग इलाके के फोर्टिस हॉस्पिटल में ही काम करती है। इसका इलाज भी वहीं चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में DCP नॉर्थ वेस्ट का कहना है कि हमने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई हैं। अब दिल्ली पुलिस CCTV के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस की टीमें इलाके में रेकी कर बदमाशों को दबोचने की कोशिश में है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। द्वारका पुलिस ने बच्चों को आत्मरक्षार्थ ट्रेनिंग दी। करीब 15 दिनों तक यह ट्रेनिंग मटियाला क्षेत्र में दी गई, जिसके दौरान बच्चों को सिखाया गया कि किस तरह से उन्हें विपरीत परिस्थितियों में खुद की रक्षा करनी होती है। आप भी देखिए दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग का यह कार्यक्रम। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए द्वारका जिला पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में आत्मरक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी कड़ी में द्वारका जिला पुलिस ने गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का 15 दिवसीय आयोजन किया था। बीते 15 दिनों से मटियाला इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कामगारों के बच्चों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से द्वारका जिला पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस ने चेंज आई नेटवर्क NGO के सहयोग से आयोजित किया था, जिसका समापन समारोह किया गया। इस समारोह में द्वारका जिला पुलिस की तरफ से मीडिया और कम्युनिटी पुलिस के इंचार्ज SI मनीष मधुकर ने तमाम बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। सभी बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट भी किया गया। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर कोई स्कूल, कॉलेज, मेट्रो या बस कहीं भी छेड़खानी करता है तो अपने आप को मजबूत और सुरक्षित समझकर पूरी ताकत और आत्मविश्वास से उसका विरोध करें, ताकि अपराधियों में डर की भावना बनी रहे और फिर से छेड़खानी करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़े। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।